जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BSOG 171 के प्रीवियस ईयर के सोल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो इसमें ये हमारा सब्जेक्ट होने वाला है भारतीय समाज, छवियां और वास्तविकताएं। इसका दिसंबर 2025 का सोल्ड क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो कि आपका 100 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए गए होंगे। इसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। 5 जो आपको अच्छा लगे, जो ज़्यादा बेटर आए वो करने हैं। एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होगा। तो इसका एक एक करके सभी 8 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे इसका आपको आंसर देना है, कैसे एग्जाम में लिखना है, जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त होंगे। ऐसे ही मैं आपको इसके 2 सोल्ड क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। इससे पहले मैं आपको इसकी 1 शॉट वीडियो करवा चुका हूं, जिसमें इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया गया है। वो जाकर आप देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बिना देरी की शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अगर आपने अभी तक हमारे इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल चाहिए, गैस पेपर, प्रीवियस ईयर की सोल्ड क्वेश्चन पेपर, एग्जाम नोट्स, सोल्ड असाइनमेंट, तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर जाकर आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारत का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो भारत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सांस्कृतिक दृष्टि से भारत विविधताओं का देश है, जहां अनेक धर्म, भाषाएं, परंपराएं, रीति रिवाज और जीवन पद्धतियां हमें देखने को मिलती हैं। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति में एकता, सहिष्णुता और समन्वय की भावना विद्यमान है। यही विशेषता भारत को एक विशिष्ट सांस्कृतिक राष्ट्र बनाती है। अब इसमें क्या है, इसका सांस्कृतिक दृष्टिकोण देखना है तो इसका देखते हैं सबसे पहले पॉइंट वाइज। इसमें क्या क्या इसमें सांस्कृतिक दृष्टिकोण है, क्या क्या इसकी खासियत है। तो पहला है विविधता में एकता। भारतीय संस्कृति की सबसे मुख्य प्रमुख विशेषता क्या है कि भारत ये क्या है, विविधता में एकता है। भारत में क्या है, अनेक धर्म है, भाषाएं हैं, जातियां हैं। विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं के बावजूद राष्ट्र में क्या है, अपनी एकता बनी हुई है। सभी क्या है, अलग अलग भाषा के होते हुए, धर्म होते हुए, क्षेत्रीय अलग अलग उसमें डिफरेंस होने के कारण भी हम क्या है, एक है। आज के दिन हमारा देश एक यूनिटी बना हुआ है। संविधान को साझा सांस्कृतिक मूल्यों ने लोगों को जोड़ कर रखा है। अगला है इसमें धार्मिक और दार्शनिक परंपराएं क्या हैं। तो भारत में अनेक धर्म की जन्मभूमि रहा है। इसमें बहुत सारे धर्म हैं, जैसे कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म। इसका उद्भव क्या है, भारत में हुआ है। इस्लाम, ईसाई धर्म, पारसी धर्म आदि को भारत में ही सम्मान मिला है। धर्म, कर्म, अहिंसा, सहिष्णुता और आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति के मुख्य आधार है। तो ये हमारी क्या है, धार्मिक और दार्शनिक परंपराएं हैं। भारतीय समृद्धि की बात करें तो भारत भाषाई विविधता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जैसे कि यहाँ सैकड़ों भाषाएं और बोलियां प्रचलित हैं। हिंदी, तमिल, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी आदि प्रमुख भाषाएं हैं। संस्कृति भारत की प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है, जिसने भारतीय ज्ञान परंपरा को समृद्ध किया है। इसमें फिर अगले बात करते हैं कला, साहित्य और वास्तुकला की। तो भारतीय जो संस्कृति है वो कला और साहित्य से बहुत ही समृद्ध है। जैसे कि भारतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कथकली जैसे इसमें शास्त्रीय नृत्य जो है वो प्रसिद्ध है। हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक संगीत भारतीय संगीत की परंपराओं के प्रमुख हैं। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत आधुनिक साहित्य भारतीय बौद्धिक विरासत को दर्शाते हैं। मंदिर, स्तूप, किले और मुगल कालीन स्मारक भारत की स्थापत्य कला को उत्कृष्ट को प्रदर्शित करते हैं। अगला है इसमें सामाजिक संस्थाएं और परंपराएं। भारतीय समाज में क्या है, परिवार और समुदाय का विशेष महत्व है। संयुक्त परिवार प्रणाली सामाजिक एकता को बढ़ावा देती है। विवाह, संस्कार और धार्मिक अनुष्ठान सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व आदि त्योहार क्या है, सामुदायिक सद्भावना को मजबूत करते हैं। तो ये क्या है, हमारी सामाजिक संस्थाएं और परंपराएं हैं। फिर अगला इसमें आता है सांस्कृतिक निरंतरता और अनुकूलशीलता क्या होती है। भारतीय संस्कृति ने समय के साथ समय को बदलते परिवेश के अनुसार ढाल लिया है। विदेशों के प्रभाव को आत्मसात किया है। परंपरा और आधुनिकता है उसके बीच में संतुलन बनाए रखा है। अपनी मूल सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखा है। भूगोल और इतिहास की बात करें तो भूगोल और इतिहास का प्रभाव भारत की भौगोलिक विविधता और ऐतिहासिक अनुभवों ने इसकी संस्कृति को समृद्ध बनाया है। हिमालय से लेकर समुद्र तक विभिन्न जीवन शैलियाँ विकसित हुई हैं। विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों के संपर्क ने भारत की संस्कृति को बहुआयामी बनाया है। तो ये भूगोल और इतिहास का प्रभाव है। इसका निष्कर्ष पहले क्वेश्चन का करवा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन का आपको खुद करना होगा। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारत विविधता और निरंतरता के एक गतिशील संश्लेषण और का प्रतिनिधित्व करता है। यह है, भारत में विविधता है, निरंतरता है जो गतिशील है। इसकी परंपराएं, मूल्य, बहुलवादी लोकाचार न केवल इसकी पहचान को परिभाषित करते हैं, बल्कि एक बदलती दुनिया के सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक लचीलेपन में भी योगदान देते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के माध्यम से उभरते हुए भारत के राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। भारतीय राष्ट्रवाद का विकास ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध चले लंबे स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुआ था।
यह केवल क्या था कि राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का आंदोलन नहीं था, बल्कि भारतीय समाज में राष्ट्रीय चेतना, एकता, समानता और स्वशासन की भावना विकसित करने का प्रयास था। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण ने भारत को अनेक धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के बावजूद एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित किया है। तो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का उदय कैसे हुआ उसके बारे में बात करेंगे कि राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का उदय। तो सबसे पहले इसमें आता है औपनिवेशिक शासन के प्रति प्रतिक्रिया। ब्रिटिश शासन की जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक नीतियों ने भारत में असंतोष उत्पन्न कर दिया था। उन्होंने आर्थिक शोषण किया, संसाधनों का दोहन किया, राजनीतिक अधिकारों का अभाव था, सांस्कृतिक एवं सामाजिक हस्तक्षेप। तो इन परिस्थितियों ने भारत में राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया, जिसे औपनिवेशिक शासन के प्रति प्रतिक्रिया बोल सकते हैं। दूसरा है एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में भारत का विचार क्या रहा है। राष्ट्रवादी नेताओं ने यह सिद्ध किया कि भारत केवल विभिन्न राज्यों और समुदायों का समूह नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक राष्ट्र है, जिसमें साझा इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और समान राजनीतिक आकांक्षाएं हैं। इसने राष्ट्र एकता को मजबूत किया है। तीसरा इसमें आता है राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। जो इनकी विशेषताएं हैं राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की, उसमें आता है विविधता में एकता। ये मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी करवा भी रखा है कि भारत में विभिन्न धर्म है, भाषा है, संस्कृतियां हैं, उनका सम्मान है, राष्ट्रीय एकता पर बल है, बहुलवादी को राष्ट्र की शक्ति के रूप में स्वीकार करना है। तो ये विविधता में एकता है। धर्मनिरपेक्ष और समावेशी राष्ट्रवाद है, सभी धर्मों के लोगों की भागीदारी है, धार्मिक सद्भावना का समर्थन है, नागरिक समानता की अवधारणा है। फिर इसमें है लोकतांत्रिक आदर्श। तो लोकतांत्रिक मूल्य है, इसमें नागरिकों के अधिकारों की मांग है, जन भागीदारी है, प्रतिनिधित्व स्थापना, शासन की स्थापना है। फिर इसमें जन भागीदारी भी है, जैसे कि भारतीय राष्ट्रवाद केवल क्या है, शिक्षित वर्ग तक सीमित नहीं रहा है, इसमें किसान, मजदूर, महिलाएं, विद्यार्थी, मध्य वर्ग, इसमें सभी शामिल हैं। फिर साम्राज्यवादी विरोध। तो साम्राज्यवाद विरोध में क्या है, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के मुख्य उद्देश्य विदेशी शासन का अंत करना था, स्वराज की मांग करना, राजनीतिक स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता एवं स्वशासन, जिसमें साम्राज्यवाद विरोध आता है। फिर इसके बाद सामाजिक सुधार उन्मुखीकरण। तो इसमें क्या है, सामाजिकरण सुधार की भावना बोल सकते हैं इसे। भारतीय राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था, इसने सामाजिक सुधारों पर भी बल दिया है, जिसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन, महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, हाशिए पर मजदूर समूहों, जो हाशिए पर मौजूद है ना समूह, उनकी शिक्षा और उत्थान करना। इसमें वैकल्पिक और आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी देखने को मिले हैं। कुछ नेता और समूहों के अलग अलग दृष्टिकोण थे, जिसमें धार्मिक राष्ट्रवाद जैसे कि हिंदू मुस्लिम, पहचान आधारित राजनीति और क्षेत्रीय आकांक्षाएं की स्वायत्तता की मांग। इसके प्रभाव क्या पड़े, राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर बहसें हुई और अंततः विभाजन हो गया। तो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के क्या क्या महत्व है, इनके बारे में बात करेंगे। इसने स्वतंत्र भारत के लिए औपचारिक वैचारिक आधार प्रदान किया है। इसने संविधान के ढांचे जैसे कि धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, समानता के प्रभाव को प्रभावित किया है। इसने विविध समुदायों को केवल एक एकल राजनीति इकाई में एकत्रित करने की मदद की है। तो ये इस क्वेश्चन का निष्कर्ष है, जो हमने पढ़ा उसके निष्कर्ष के हिसाब से इसका निष्कर्ष दिया गया है। ये आपको खुद सेलेक्ट करना होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में जनजातियों की बाहरी विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो भारतीय जनजातीय विविधता एक महत्वपूर्ण केंद्र है। देश में अनेक जातियां निवास करती हैं, जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा, रहन सहन, जीवन शैली है। जनजातियों की बाहरी विशेषताएं उनकी पहचान का प्रमुख आधार होती हैं। ये विशेषताएं उनके भौगोलिक वातावरण, सांस्कृतिक परंपराओं तथा सामाजिक जीवन को प्रतिबिंबित करती हैं। भारतीय जनजातियों की बाहरी विशेषताएं क्या हैं, जैसे कि उनकी शारीरिक विशेषताएं। इसमें क्या है, भारतीय जनजातियों में विभिन्न प्रकार की शारीरिक बनावट देखने को मिलती है। कुछ जनजातियां मंगोलायड प्रजाति से प्रभावित है, जैसे कि उत्तर पूर्वी राज्यों की जनजातियां। मध्य भारत की जो जनजातियां हैं उसमें प्राटो ऑस्ट्रेलाइड विशेषता पाई जाती है। फिर इसमें क्या है, त्वचा, रंग और बालों की बनावट, चेहरे की संरचना, कदकाठी, इसमें विविधता दिखाई देती है। तो इसमें शारीरिक विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। जो जनजातियां हैं उनमें शारीरिक विशेषता अलग अलग देखने को मिलती है। उनका पहनावा और आभूषण के आधार पर उनके जो वस्त्र सामान्यतः क्या होते हैं, स्थानीय संसाधनों से बनाए जाते हैं। रंग बिरंगे कपड़े का उपयोग किया जाता है। पुरुष एवं महिलाएं दोनों आभूषण पहनते हैं। मोती, धातु, सीप, हड्डी तथा पंखों से बने आभूषण उनके लोकप्रिय आभूषण हैं। फिर उनके क्या है, आवास और बंदोबस्त के प्रतिरूप कैसे हैं। घर लकड़ी, बांस, मिट्टी, पत्थर, घास फूस से बनाए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में ढलानदार छतों वाले घर पाए जाते हैं। उत्तर पूर्व भारत में खंभों पर बने मकान देखने को मिलते हैं। अधिकांश बस्तियां जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों के निकट स्थित होती है। फिर इनके जो खान पीन की आदतें कैसी हैं, कंदमूल, फल, अनाज और वन उत्पादों का उपयोग करते हैं। मछली, मांस, शिकार आधारित भोजन करते हैं। कुछ जनजातियां पारंपरिक पेयों का भी सेवन करते हैं। तो ये खान पान की अलग अलग जनजातियों के अलग अलग खान पान है। फिर सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां भी पाई जाती हैं।
तो इसमें सांस्कृतिक अभिव्यक्ति में क्या है, नृत्य है, संगीत है, कला है, उनमें विभिन्नता दिखाई देखने को मिलती है। सामूहिक लोक नृत्य जनजातीय संस्कृति का पहचान है। पारंपरिक वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। त्योहारों और अनुष्ठानों के अवसर पर गीत और नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। शरीर पर चित्रांकन जिसे बॉडी पेंटिंग बोलते हैं और टैटू की परंपरा भी कई प्रजातियों में प्रचलित है। तो शारीरिक अभिव्यक्तियां हमें देखने को मिलती हैं। भाषा और संचार की बात करें तो भाषा उनकी सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती है। कई जनजातीय भाषाएं जैसे कि ऑस्ट्रो एशियाटिक, द्रविड़, तिब्बती बर्मी भाषा परिवारों को जैसे कि दिया गया है, ये इनकी भाषा परिवारों से संबंधित होती है। मौखिक परंपरा के माध्यम से लोक कथाएं और सांस्कृतिक ज्ञान पीढ़ी दर एक दूसरे से ट्रांसफर होता रहता है, हस्तांतरित होता रहता है। फिर है इसमें सामाजिक संगठन और उनकी जीवन शैली। परिवार और कुटुंब संबंधों का विशेष महत्व है। सामूहिक श्रम और सहयोग की भावना पाई जाती है। सरल एवं प्रकृति आधारित जीवन शैली अपनाई जाती है। पारंपरिक रीति रिवाजों और प्रथाओं का पालन किया जाता है। तो ये इस क्वेश्चन का निष्कर्ष है जो कि आप अपने हिसाब से इसमें दे सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 4। भारत में मातृवंशीय समुदाय के बीच में नातेदारी व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। तो नातेदारी व्यवस्था समाज में रक्त, विवाह, वंश संबंधों के आधार पर सामाजिक संबंधों का तंत्र है। भारत के कुछ समुदाय में मातृवंशीय व्यवस्था पाई जाती है जिसमें वंश, उत्तराधिकार और पारिवारिक पहचान का निर्धारण माता की वंश रेखा से होता है। भारत में मुख्यतः खासी, गारो कहा पाया जाता है मेघालय में, नायर कहा पाया जाता है केरल में। समुदाय मातृवंशीय परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। तो नातेदारी व्यवस्था की जिक्र करते हैं तो मातृवंशीय समुदाय, जो हमारे मातृवंशीय समुदाय में नातेदारी व्यवस्था कैसी है उसकी बात की गई है। तो मातृवंशीय वंशक्रम हमें देखने को मिलता है। इसमें मातृवंशीय वंशक्रम की बात करें तो वंश का निर्धारण माता की ओर से किया जाता है। बच्चे अपने पिता के बजाय माता के कुल या कबीले से संबंधित माने जाते हैं। परिवार की पहचान और वंश परंपरा महिला रेखा के माध्यम से आगे बढ़ती है, तो ये मातृवंश बोलते हैं। फिर इसके बाद क्या है, संपत्ति का उत्तराधिकार कौन होता है। तो संपत्ति है उसकी विरासत संपत्ति का उत्तराधिकार की बात करें तो इसमें पैतृक संपत्ति पुत्रों के बजाय पुत्रियों को प्राप्त होती है। खासी समाज में क्या होता है, सबसे छोटी बेटी को पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार माना जाता है। इससे परिवार और वंश की निरंतरता बनी रहती है। फिर इसमें आता है मामा, जो माँ का भाई होता है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इन समुदाय में मामा का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह परिवार का संरक्षक और मार्गदर्शक माना जाता है। संपत्ति और पारिवारिक मामलों में प्रबंधन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की मामा का विशेष महत्व रहता है। पिता की अपेक्षा इसमें क्या होता है, अगला इसमें होता है पिता की भी क्या है, अपेक्षाकृत सीमित भूमिका होती है, उसका कम रोल होता है। मामा का ज़्यादा रोल होता है, माँ का ज़्यादा रोल होता है। तो मातृवंशीय व्यवस्था में बच्चों का संबंध मुख्यतः माता के परिवार से जुड़ा होता है। पिता भावनात्मक और पारिवारिक भूमिका निभाता है, लेकिन वंश और उत्तराधिकार में उसका स्थान अपेक्षाकृत कम होता है। अब बात करते हैं इसमें मातृस्थानिक, उक्सो लोकल। तो ये क्या है, तो विवाह के बाद जो निवास की व्यवस्था है वो मातृवंशीय सिद्धांतों पर आधारित होती है। पति विवाह के बाद पत्नी के घर उसके परिवार के निकट निवास करता है। इससे मातृवंशीय परिवार की एकता और निरंतरता बनी रहती है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति मजबूत होती है। फिर इसमें क्या है, अगला एक और चीज़ आती है जो कबीला और पारिवारिक संगठन है वो देखने को मिलता है। विवाह संबंधी इनके नियम भी हैं। जो विवाह में क्या होते हैं, अपने ही कबीले में विवाह निषिद्ध माना जाता है। बाह्य विवाह जो कि बाहर है को उसको प्रोत्साहन दिया जाता है। दूसरे कबीले में विवाह सामाजिक संबंधों को विरासत करने का माध्यम बनता है। जो महिलाओं की उच्च सामाजिक स्थिति कैसी है, संपत्ति पर उनको अधिकार है, पारिवारिक निर्णय में उनकी भूमिका है, परिवार की निरंतरता का केंद्र महिला है। आधुनिक परिवर्तन क्या है, संयुक्त परिवारों का महत्व घट रहा है। आज के दिन क्या है, संयुक्त परिवार कहीं देखने को नहीं मिलते, दो भाई कभी एक साथ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। पितृसत्तात्मक मूल्यों का प्रभाव बढ़ रहा है। पहले मातृसत्तात्मक था, अभी पितृसत्तात्मक हो गया है। फिर भी क्या है, खासी, गारो, नायर समुदाय में मातृवंशीय परंपराएं आज भी काफ़ी हद तक विद्यमान है। तो इसका फिर आप निष्कर्ष अपने हिसाब से दे सकते हो कि ऐसे क्या है। आधुनिकरण भी देख लिया आपने, नातेदारी शब्दावली में माँ के पक्ष हो गए, ये सारी चीज़ें आपने नोट कर ली है। अगला नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भारत में परिवार व्यवस्था में बदलाव के लिए जिम्मेदार कारकों की चर्चा कीजिए। तो परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था है। भारतीय समाज में पारंपरिक रूप से संयुक्त परिवार व्यवस्था प्रचलित रही है, लेकिन समय के साथ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी परिवर्तनों के कारण परिवार की संरचना, कार्य, संबंधों में व्यापक बदलाव आए हैं। आज संयुक्त परिवारों के स्थान पर एकल परिवारों की संख्या बढ़ रही है।
तो आपने देखा होगा आज के दिन संयुक्त परिवार कहीं भी देखने को मिलते हैं। आज के दिन दो भाई देखेंगे आपको एक साथ नहीं दिखेंगे। परिवार में पहले क्या थे, काका ताऊ सारे एक परिवार में चार चार पांच पांच भाई एक साथ रहते थे। दादा के दो भाई थे, दोनों भाई साथ रह रहे हैं, उनके बेटे साथ में रह रहे हैं। लेकिन आज के दिन ऐसा नहीं है, आज एकल परिवार है ना, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो भारत में परिवार व्यवस्था में बदलाव के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। तो सबसे जिम्मेदार कारक है ना जो भारत में परिवार व्यवस्था में बदलाव के लिए, वो है औद्योगिकरण और शहरीकरण। औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण क्या हुआ, रोजगार के लिए लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर जाने लगे। शहरों में सीमित आवास और आधुनिक जीवन यापन लागत के कारण छोटे परिवारों को बढ़ावा मिल गया। संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ और एकल परिवारों की संख्या बढ़ गई। तो ये एक प्रमुख कारण है। फिर आर्थिक कारक और बदलते व्यवसाय के कारण, तो जो क्या है कि जो पारंपरिक कृषि आधारित व्यवसाय थे ना, उनमें गिरावट आ गई थी। अब व्यक्ति क्या था, स्वतंत्र करियर अपनाते थे, वो अपना खुद का रोजगार करने लगे थे, खुद का अकेले का काम करने लगे थे। कोई दुकान खोल ली किसी ने कोई रोजगार शुरू कर लिया। आर्थिक स्वतंत्रता विरासत पारिवारिक सहायता पर निर्भरता को कम करती है, जिससे क्या है जो पारिवारिक सहायता है वो निर्भरता कम हो गई, जिससे व्यक्ति क्या है रहने की व्यवस्था को बढ़ावा मिला। तो व्यक्तिगत अकेला रहने लगा या एकल फैमिली में रहने लगा। फिर इसमें आता है शिक्षा और आधुनिक मूल्य। तो शिक्षा का प्रसार ने व्यक्तिवाद, स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्यों को बढ़ावा मिला। युवा पीढ़ी पारंपरिक पारिवारिक नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र निर्णय लेने लगे। विवाह, कैरियर और परिवार संबंधी धारणाओं में परिवर्तन आया। तो शिक्षा और आधुनिक मूल्य ये ऐसे चेंजेस लाए। महिलाओं की भूमिका और लैंगिक समानता, तो महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी, पारिवारिक निर्णयों में उनकी भूमिका बढ़ी, विवाह और मातृत्व में उनकी आयु में वृद्धि होगी, पति पत्नी के बीच में समानता की भावना विकसित हुई, जिससे क्या है परिवार एकल व्यवस्था में टूटने लगा। परिवार पर क्या है उनका कोई रोल नहीं था, पारिवारिक सहायता पर निर्भरता उनकी कम हो गई। फिर अगला है कानूनी और सामाजिक सुधार। इसमें तो महिलाओं को संपत्ति और उत्तराधिकार के अधिकार प्राप्त हुए। बाल विवाह, दहेज प्रथा और लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध कानून बने। तलाक और पुनर्विवाह को सामाजिक स्वीकृति मिलने लग गई। तो ये हमारा कानूनी और सामाजिक सुधार इसमें देखने को मिले। जनसांख्यिकी परिवर्तन क्या थे इसमें, जनसंख्या की संरचना में बदलाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जन्म दर में कमी आ गई थी, जीवन प्रत्याशी बढ़ी थी, छोटे परिवार का आदर्श अधिक लोकप्रिय हो गया था। फिर आया इसमें मीडिया और वैश्वीकरण का प्रभाव कैसे पड़ा। पश्चिमी जीवन शैली और आधुनिक परिवार मूल्यों का प्रभाव बढ़ा। व्यक्तिवाद और निजी स्वतंत्रता को महत्व मिलने लगा। पारंपरिक पारिवारिक भूमिकाओं में परिवर्तन आ गया। मीडिया और वैश्वीकरण का प्रभाव इसमें साफ देखने को मिला। एकल परिवार ज़्यादा हो गए थे। नए पारिवारिक रूपों का उदय हो गया था। तकनीकों का विकास हुआ था। एकल अभिभावक परिवार, लिविंग इन संबंधों और अकेले रहने वाले बुजुर्गों में वृद्धि हो गई थी, जो बदलते सामाजिक मानदंडों और आर्थिक वास्तविकताओं को दर्शाते हैं। तो ये हमारे कुछ मेन पॉइंट थे। इसमें कुछ है विवाह संबंधी धारणाएं भी बदल गई थी, प्रेम विवाह की संख्या बढ़ गई थी। फिर नए पारिवारिक स्वरूपों का उदय हो गया था, जो कि हमने इसमें जिक्र कर दिया कि एकल अभिभावक परिवार आ गए थे, दंपत्ति का परिवार हो गया था, वृद्ध हो गया, अकेले परिवार हो गए थे, सहज जीवन जैसी व्यवस्था आ गई थी। फिर इसका निष्कर्ष आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अगला देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, भारत में जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता की व्याख्या कीजिए। सामाजिक गतिशीलता जिसे सोशल मोबिलिटी भी बोलते हैं, इससे हमारा मतलब है किसी व्यक्ति या समूह की सामाजिक स्थिति में होने वाले परिवर्तन से। भारतीय जाति व्यवस्था पारंपरिक रूप से जन्म आधारित और अपेक्षाकृत बंद व्यवस्था मानी जाती थी, जिसमें व्यक्ति की सामाजिक स्थिति जन्म से निर्धारित होती थी। किंतु आधुनिक भारत में शिक्षा, औद्योगिकरण, लोकतंत्र, नगरीकरण और सामाजिक जो सरकारी नीति हैं के प्रभाव से जाति व्यवस्था सामाजिक गतिशीलता के नए अवसर उत्पन्न हो गए थे उनमें। तो जाति व्यवस्था में गतिशीलता की प्रकृति कैसी रही है और इसका अर्थ क्या है वो हमने इसमें देख लिया है। तो जाति व्यवस्था में जो सामाजिक गतिशीलता है उसका अर्थ क्या है कि जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता का तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से जिनके माध्यम से व्यक्ति या जातीय समूह अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति में परिवर्तन लाते हैं। तो ये दो प्रकार की होती है। पहला होता है अपवर्ड मोबिलिटी, जिसे ऊर्ध्वगामी गतिशीलता बोलते हैं। दूसरा होता है इसमें अधोगामी गतिशीलता। जब किसी व्यक्ति या समूह की सामाजिक स्थिति में गिरावट आती है तो उसे अधोगामी गतिशीलता बोलते हैं। अब जाति व्यवस्था की सामाजिक गतिशीलता के प्रमुख माध्यम या प्रकृति की बात करें तो इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें एक एक करके इसको देखेंगे, जिसको आप आराम से समझ सकते हैं। इनकी सारी इसमें पढ़ेंगे हम। जाति व्यवस्था में गतिशीलता की प्रकृति, गतिशीलता में पारंपरिक तंत्र, और फिर गतिशीलता के आधुनिक चालक कौन कौन से हैं। फिर इसमें देखेंगे अगला देखे गए रूप और प्रतिरूप कौन से हैं, बाधाएं और सीमाएं क्या आई, और इसमें समग्र इसका मूल्यांकन करेंगे, फिर इसका निष्कर्ष हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें पहला पॉइंट हमारा, जाति व्यवस्था में गतिशीलता की प्रकृति कैसी है। तुलनात्मक रूप से खुली संक्रमण तथा व्यवस्था के लिए बंद है। जो शास्त्रीय जाति मानदंड है अंतः भोजन, अंतः विवाह व्यवसाय को प्रतिबंधित करते थे, जिससे समूहों को निश्चित स्थानों पर रखा जाता था। समकालीन भारत बढ़ती खुलापन को दिखाता है, हालांकि क्षेत्रों और समुदाय में यह असमान देखने को मिलता है, जिसे
तुलनात्मक रूप से खुली संक्रमण व्यवस्था बोलते हैं। फिर आता है इसमें व्यक्तिगत गतिशीलता पर सामूहिक गतिशीलता। ऐतिहासिक रूप से गतिशीलता व्यक्तिगत उन्नति के बजाय सामुदायिक स्तर पर अधिक बार होती है, तो ये व्यक्तिगत गतिशीलता पर सामूहिक गतिशीलता बोलते हैं। फिर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गतिशीलता बोलते हैं। क्षैतिज क्या होता है, स्थिति में बदलाव के बिना व्यवसाय स्थान में बदलाव आ जाते हैं, जैसे कि ग्रामीण से शहरी प्रवास हो जाते हैं। ऊर्ध्वाधर की बात करें तो स्थिति पद्मानुक्रम में ऊपर या नीचे जाना होता है, जैसे उच्च सामाजिक मान्यता और आर्थिक शक्ति प्राप्त करना हो जाता है। फिर इसमें आता है गतिशीलता के पारंपरिक तंत्र क्या है, तो इसके है पहला है सशक्तिकरण, दूसरा है क्षेत्रीयकरण और राजपूतकरण समान दावे, तीसरा आता है इसमें धार्मिक और सुधार आंदोलन। तो इसकी बात करें तो गतिशीलता के पारंपरिक तंत्र में संस्कृतिकरण क्या होता है, एम.एन. श्रीनिवास से जुड़ी अवधारणा, निचला या मध्यम वर्ग जातियां उच्च जातियों के अनुष्ठान, जीवनशैली और प्रथाओं को अपनाती हैं ताकि उच्च स्थिति का दावा किया जा सके। यह अक्सर औपचारिक पुनर्वर्गीकरण के बजाय क्रमशः स्थायी मान्यता देता है। लोग क्या करें, मिडिल क्लास और लोअर क्लास क्या है, हायर क्लास की जिंदगी जीना चाहते हैं। क्षत्रियकरण और राजपूतीकरण, इसमें क्या है, कुछ समूह ऐतिहासिक रूप से उच्च स्थिति वाली पहचान, सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए पुनर्निर्मित वंशावली और परंपराओं को क्षत्रिय या समकक्ष के रूप में संरक्षित करते हैं। तो मतलब कुछ जातियां क्या हैं जो अपने आप को दोबारा रिस्ट्रक्चर करती है ताकि वो खुद को क्षत्रियकरण और राजपूतीकरण करके उसमें साबित कर सके। तो ऐसा आज के दिन हो भी रहा है कि आज के दिन कोई जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है वो खुद को ऐसे बोलेगा कि हाँ मैं राजपूत हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसे है, वो उनमें शामिल हो जाता है और उनमें शादी विवाह करते हैं और अपनी क्या है रूपरेखा चेंज करने की कोशिश करते हैं। धार्मिक और सुधार आंदोलन की बात करें तो भक्ति और अन्य सुधार परंपराओं ने आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया है, जिससे अनुष्ठान बाधाएं कम हुई हैं और नैतिक वेदांता धार्मिक वैधता के माध्यम से मामूली स्थिति में बदलाव सक्षम हुआ है। फिर बात करते हैं गतिशीलता के आधुनिक चालक क्या है, तो गतिशीलता के आधुनिक चालकों की बात करें तो इसमें शिक्षा और कौशल निर्माण आता है। तो इसमें शिक्षा का प्रसार, तो शिक्षा ने जाति आधारित व्यवसायों की बाध्यता को कम किया है, लोगों को नए रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं, सामाजिक चेतना आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। फिर आर्थिक परिवर्तन और शहरीकरण हमें देखने को मिला है, तो इसे शहरीकरण भी बोल सकते हैं, औद्योगिकरण, नगरीकरण भी बोल सकते हैं। तो शहरों में विभिन्न जातियों के लोग साथ कार्य करते हैं, व्यवसाय और रोजगार के जाति के बजाय योग्यता पर आधारित होते हैं। सामाजिक संपर्क बढ़ने से जातियां की दूरी कम हो गई है। फिर इसमें आता है लोकतांत्रिक राजनीति और प्रतिनिधित्व, तो विभिन्न जाति समूह राजनीतिक रूप से संगठित हुए, प्रतिनिधित्व और नेतृत्व के अवसर बढ़ गए, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई। फिर इसमें आता है राजनीति और सकारात्मक कार्रवाई हमें देखने को मिलती है। जो अनुसूचित जाति है, SC ST OBC है के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय के लिए आरक्षण ने शिक्षा, सार्वजनिक रोजगार और राजनीति में उधरोगामी गतिशीलता को सुगम बनाया है। उनको आरक्षण देके उनको सगम उनका जो पाथ है आगे सिलेक्शन का या किसी भी रीच का राजनीति में उसको आसान किया है। कानूनी ढांचा और अधिकार की बात करें तो इसमें क्या है, भेदभाव विरोधी कानून, अस्पृश्यता के खिलाफ संरक्षण, सार्वजनिक वस्तुओं तक पहुंच को ये बढ़ाते हैं, कानूनी ढांचा और अधिकार देते हैं, जिससे प्रकट बहिष्कार को कम करने का देखने को मौका मिलता है। फिर इसमें देखे गए प्रतिरूप क्या है, इसमें वो देखेंगे। इसमें देखे गए जो प्रतिरूप है वो क्या है, संरचनात्मक गतिशीलता, स्थितीय गतिशीलता, स्थित वर्ग विचलन हमें इसमें देखने को मिलता है। तो इसमें संरचना गतिशीलता की बात करें तो अर्थव्यवस्था व्यापी परिवर्तन, जैसे कि नए स्थिति सोपान बनाते हैं, इससे जाति कम जुड़े होते हैं। स्थितीय गतिशीलता की बात करें तो कुलीन पदों की एक सीमित संख्या के लिए प्रतिस्पर्धा विजेता और हारने वालों को पैदा करती है, बिना समग्र संरचना के बदले जाते हैं। स्थिति वर्ग विचलन, आर्थिक लाभ हमेशा तुरंत समकक्ष अनुष्ठान स्थिति में अनुवादित नहीं होते, सामाजिक स्वीकृति के में इसमें समय लग जाता है। तो देखने गए रूप और प्रतिरूप हमें देखने को मिले। इसमें क्या क्या बाधाएं आती हैं और क्या क्या सीमाएं हैं, तो इसमें क्या है, अंतर विवाह, सामाजिक नेटवर्क की निरंतरता, क्षेत्रीय ग्रामीण शहरी अंतराल, फिर इसमें भेदभाव और सामाजिक कलंक, प्रतिच्छेदी नुकसान। तो क्या है, जाति आधारित विवाह है ना, जिसे अंतर विवाह बोलते हैं। तो सामाजिक गतिशीलता बड़ी है, फिर भी कुछ बाधाएं बनी हुई है जिसमें अंतर विवाह आता है। सामाजिक भेदभाव और पूर्वाग्रह देखने को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत मान्यताओं का प्रभाव है। शिक्षा और संसाधनों की असमान उपलब्धता के कारण, इन कारणों के कारण सभी वर्गों को समान अवसर नहीं मिल पाते हैं। फिर इसका क्या है, जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता का महत्व के बारे में बात कर दूं तो इसका महत्व है तो सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलता है, पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण होता है, लोकतंत्र मूल्य को मजबूती मिलती है, सामाजिक न्याय की स्थापना होती है, राष्ट्रीय एकता और विकास को प्रोत्साहन मिलता है। फिर इस क्वेश्चन का आपको निष्कर्ष बताना होगा, इन सभी को जोड़कर आपको अपना निष्कर्ष डिसाइड करना होगा कि आपने इस क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में शहरीकरण के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। आज़ादी से पहले भारत में शहरीकरण के स्वरूप को हमें बताना है। तो शहरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जनसंख्या, आर्थिक गतिविधियां तथा प्रशासनिक कार्यों
का नगरों में संकेंद्रण होता है। भारत में शहरीकरण का इतिहास अत्यंत प्राचीन है, किंतु स्वतंत्रता पूर्व काल में इसका स्वरूप विशेष रूप से औपनिवेशिक नीतियों से प्रभावित रहा है। इस काल का शहरीकरण मुख्यतः प्रशासन, व्यापार, बंदरगाहों तथा औपनिवेशिक हितों का पूर्ति पर आधारित है। फिर इसमें बात करें तो प्रारंभिक काल में शहरीकरण कैसे हुआ, औपनिवेशिक पूर्व संदर्भ की बात करें तो इसमें प्राचीन शहरी केंद्र कैसे थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सुव्यवस्थित नगर थे। पाटलिपुत्र, उज्जैन, वाराणसी और तक्षशिला जैसे नगर व्यापार और शिक्षा प्रशासन के केंद्र थे। मध्यकालीन में दिल्ली, आगरा और लाहौर जैसे राजनीतिक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हो गए थे। इनकी विशेषताएं हैं कि व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था थी, प्रशासनिक महत्व था, संगठित नगर नियोजन था। फिर मध्यकालीन शहरीकरण की बात करें तो इसमें सल्तनत और मुगल शासन के तहत शहरों का विकास हुआ, जैसे कि दिल्ली, आगरा और लाहौर का शहरी केंद्र इस रूप में कार्य करते थे। प्रशासनिक राजधानी बनी, शिल्प और व्यापार के केंद्र बने, सांस्कृतिक धार्मिक केंद्र बने। इनकी विशेषता क्या हुई, फलता फूसला हस्तशिल्प और कारीगर उत्पादन हुआ। शहरों केंद्रों और ग्रामीण भीतरी इलाकों के बीच में मजबूत संबंध हो गए। फिर औपनिवेशिक काल के दौरान शहरीकरण की बात करें तो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल शहरीकरण के पैटर्न में एक विशिष्ट परिवर्तन लेकर आया है, जिसमें बंदरगाह शहरों का विकास हुआ। तो बंदरगाह शहरों के विकास में जैसे मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया, जिसे आज के दिन चेन्नई बोलते हैं, जैसे प्रमुख शहरों में प्रमुख बंदरगाह के रूप में ये उभरे। इन नगरों के माध्यम से कच्चे माल का निर्यात, तैयार वस्तुओं का आयात किया जाता था। ये शहर औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के प्रमुख केंद्र बन गए थे। फिर इसमें प्रशासनिक और सैन्य शहर के बारे में बताएं तो दिल्ली, शिमला, इलाहाबाद, कोलकाता प्रशासनिक केंद्र थे। कई स्थानों पर छावनियां स्थापित थी। इन नगरों में ब्रिटिश अधिकारियों के लिए विशेष सुविधाएं विकसित की गई थी। फिर इसमें क्या है, सीमित औद्योगिकरण। तो मुंबई में कपड़ा उद्योग, कलकत्ता में जूट उद्योग, अधिकांश नगर औद्योगिक उत्पादन के बजाय व्यापार और प्रशासन पर आधारित थे। तो ये सीमित औद्योगिकरण था। अधिकांश नगर इसमें क्या थे, औद्योगिक विकास क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहे थे। फिर इसमें दोहरी शहरी संरचना की बात करें तो शहरों को विभाजित किया गया था, अच्छी तरह से नियोजित यूरोपीय क्षेत्र, भीड़भाड़ वाले और खराब विकसित देशी क्षेत्र। इसका प्रभाव क्या हुआ, शहरों के भीतर सामाजिक और स्थानीय असमानताएं हमें देखने को मिली। फिर स्वदेशी शहरी केंद्र का ठहराव, तो ये क्या होता है, तो इसमें ऊपर वाले में जैसे पढ़ा, इसमें दो तरह के थे, पहला और दूसरा। तो यूरोपीय क्षेत्र क्या थे, चौड़ी सड़क थी, बेहतर आवास थे, आधुनिक सुविधाएं थी, ब्रिटिश अधिकारियों और व्यापारों के निवास स्थान थे। जो देशी क्षेत्र हैं, जो हमारे मान लो देशी क्षेत्र हैं, उनमें क्या हुआ, भीड़भाड़, अपर्याप्त सुविधाएं, अव्यवस्थित बस्तियां थी, जनसंख्या का निवास क्षेत्र था, भारतीय जनसंख्या निवास क्षेत्र था। फिर स्वदेशी शहर केंद्रों का ठहराव की बात करें तो पारंपरिक कस्बों में गिरावट के कारण क्या थे, हस्तशिल्प का पतन हो गया था, व्यापार के प्रतिरूप में बदलाव आया। प्रभाव क्या हुआ, असमान शहरी विकास हुआ। परिवहन और संचार की बात करें तो रेल मार्गों का निर्माण हुआ, सड़कों और बंदरगाहों का विकास हुआ, शहरों को ग्रामीण क्षेत्रों और बाजारों से जोड़ा गया था। तो इसमें औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से जुड़े शहरी केंद्र को मजबूत किया है। स्वतंत्रता पूर्व शहरीकरण की विशेषताएं क्या थी, शहर विकास की धीमी गति थी, औपनिवेशिक अभिविन्यास थे, जैसे कि ब्रिटिश आर्थिक हितों की सेवा करना, कुछ प्रमुख शहरों में संकेंद्रण था, संतुलन क्षेत्रीय का अभाव था, कमजोर औद्योगिकरण का आधार था। ये हमारी इसमें विशेषता थी। इस क्वेश्चन के आधार पर निष्कर्ष आपको खुद डिसाइड करना होगा। इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, भारत में एक सामाजिक इकाई के रूप में गाँव का वर्णन कीजिए। तो भारत में एक गाँव सामाजिक संगठन की सबसे मौलिक पारंपरिक इकाइयों में से एक है। यह एक छोटे घनिष्ठ समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, जहां लोग एक परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, जहां सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन साझा करते हैं। ऐतिहासिक रूप से गांव को भारतीय समाज की रीढ़ माना गया है, विशेष रूप से एक मुख्य रूप से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में है। तो भारत में सामाजिक इकाई के रूप में गाँव का वर्णन करना है। तो ये हमने इसकी क्या देख लिया, परिचय देख लिया। इसमें एक सामाजिक इकाई के रूप में गांव की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसकी सामाजिक संरचना और संगठन देखते हैं। तो परिवार सामाजिक जीवन की आधारभूत इकाई है। संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रभाव पारंपरिक रूप से अधिक रहा है। जाति व्यवस्था सामाजिक संबंधों, विवाह और व्यवसाय को प्रभावित करती है। नातेदारी संबंध सामाजिक सहयोग को, एकता को मजबूत बनाते हैं। फिर इनका आर्थिक जीवन देखें तो अधिकांश लोग कृषि और पशुपालन से जुड़े होते हैं। कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, मत्स्य पालन तथा वनोपज भी आय के स्रोत हैं। गांव में विभिन्न व्यवसाय समूह परस्पर निर्भर रहते हैं। आर्थिक गतिविधियां समुदाय सहयोग की भावना को बढ़ावा देती है। फिर इसमें सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन को देखें तो गांव में भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के प्रमुख केंद्र हैं।
लोकगीत, लोक नृत्य, लोक कथाएं, पारंपरिक कलाएं ग्रामीण संस्कृति का हिस्सा है। विभिन्न त्योहारों और मेले में सामुदायिक जीवन को सुदृढ़ बनाते हैं। धार्मिक अनुष्ठान एवं परंपराएं सामाजिक एकता को बनाए रखती हैं। फिर इसके राजनीतिक संगठन की बात करें तो इसमें हमने धार्मिक महत्व नहीं देखा। धार्मिक महत्व क्या होता है कि इसमें हमारा धार्मिक जीवन में महत्व क्या है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, अनेक जो धार्मिक स्थल है उनका सामाजिक मेल मिलाप के केंद्र थे। धार्मिक मान्यताएं लोगों के व्यवहार, मूल्य और जीवन शैली को प्रभावित करते हैं। सामूहिक धार्मिक कार्यक्रम में सामाजिक एकजुटता को बढ़ाते हैं। फिर राजनीतिक संगठन की बात करें तो ग्राम पंचायत ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख संस्थान है। पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। ग्रामीण लोग स्थानीय विकास को निर्णय में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। फिर इसमें सामुदायिक जीवन और सामाजिक नियंत्रण क्या है, लोग सामुदायिक जीवन में सुख दुख एक दूसरे में सहायता करते हैं। सामूहिक श्रम और सहयोग की परंपरा देखने को मिलती है। सामाजिक संबंध अपेक्षाकृत घनिष्ठ और व्यक्तिगत होते हैं। सामाजिक नियंत्रण की बात करूँ तो परंपराएं, रीति रिवाज, सामाजिक मूल्य लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। ग्राम पंचायत समुदाय विवादों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा और जनमत का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। सादगी और घनिष्ठ अंतःक्रिया क्या है ये देखेंगे, जिसमें शहरी क्षेत्रों की तुलना में गांव के जीवन में अपेक्षाकृत सरल और कम जटिल है। लोगों के बीच में घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध होते हैं। अपनेपन और पारस्परिक सहयोग की भावना मजबूत होती है। तो ये इस क्वेश्चन का निष्कर्ष आपको खुद डिसाइड करना होगा। ये यहाँ हमारा क्वेश्चन पेपर यहाँ कंप्लीट होता है, जिसका हमने कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। अगली वीडियो में देखेंगे, आज ही इसकी वीडियो आने वाली है 1 घंटे के अंदर अंदर, जो कि हमारी होगी इसी सब्जेक्ट की BSOG 171 के जून 2025 का सोल्ड क्वेश्चन पेपर। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता रहे। अगर आपको इसके गैस पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर की सोल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए, एग्जाम नोट चाहिए, सोल्ड असाइनमेंट चाहिए, तो व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करके इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं एक अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।